गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसे विकास का नवीनीकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में ब्रीफली उसका मीनिंग जानने की कोशिश की थी और उसी के साथ साथ विकास को लेके, विकास से जुड़े कितने अलग अलग पहलू हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे इस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात बन गए थे कि विकास के अलग अलग मॉडल आने वाले अलग अलग दशकों में सामने आए, और कैसे इसमें मीडिया की किस तरह की भूमिका बताई गई थी, संचार की कैसी भूमिका बताई गई थी, उसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला मॉडल जो विकास का है उसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन मॉडल या मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। आइए जानते हैं कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम ने 2 दशकों में 1945 की शुरुआत से 1955 और 1965 यानी ऑलमोस्ट 2 दशक तक मॉडर्नाइजेशन व्यू पॉइंट जो है विकास का, वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुआ कि इन 2 दशकों में जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे इंडिया और इंडिया जैसे दूसरे जो मुल्क थे, उसमें जिस तरह की डेवलपमेंट प्लान्स, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनी, या गरीब अफ्रीकन जो देश थे, छोटे छोटे गरीब यूरोपियन देश थे, या एशियन कंट्रीज़ थे, उसमें जिस तरह के हालात थे जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का दर्जा दिया गया, तो वहाँ के हालात में किस तरह से वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ ने इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के ज़रिए अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश की। अब जो बहुत बड़े 3 नाम एज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थिंकर्स निकल के आए थे इस दौर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो थे डैनियल लर्नर। आप नोट कर सकते हैं इसको। फर्स्ट थे डैनियल लर्नर, सेकेंड एवरेट रॉजर्स, और तीसरे थे विल्बर श्रैम। डैनियल लर्नर, विल्बर श्रैम, एवरेट रॉजर्स। डैनियल लर्नर ने 1958 में एक बुक लिखी थी, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट। एवरेट रॉजर्स ने 1962 में एक बुक लिखी थी जिसे कहते थे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। 1964 में विल्बर श्रैम ने एक बुक लिखी थी, मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। आप विल्बर श्रैम, एवरेट रॉजर्स और डैनियल लर्नर जो पायनियर्स गिने जाते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के, इनके बारे में ज़रूर आप इंटरनेट से, या जो नोट्स आपको दिए गए हैं, स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है, आप उसमें इनके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा कि इनका कितना बड़ा योगदान है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड में। तो इन्होंने जो व्यू पॉइंट सामने रखे, उन व्यू पॉइंट्स को मॉडर्नाइजेशन व्यू पॉइंट या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस व्यू पॉइंट को अपने बुक्स के ज़रिए, अपने पब्लिश्ड वर्क के ज़रिए प्रमोट करने में। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में बेसिकली ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हुए बताया गया था कि कैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया जैसे जो पिछड़े उस समय देश थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भुखमरी और गरीबी थी, उनको कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, कैसे सोशो कल्चरल अपने चेंजेस लाने चाहिए, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ सके, उसमें वृद्धि हो सके। यानी डेवलपमेंट को इस थ्योरी में इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से दिखाने की कोशिश की गई थी कि डेवलपमेंट मीन्स हायर जीडीपी, डेवलपमेंट मीन्स हायर पर कैपिटा इनकम, यानी ज़्यादा जो वृद्धि होती है प्रति व्यक्ति आय में, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यदि किसी कंट्री का हाई होगा और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनेंगे, तभी वो मॉडर्न कहलाएंगे, तभी वो डेवलप्ड कहलाएंगे। यानी सीधे सीधे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे बड़े बड़े, अमेरिका, ब्रिटेन और इस तरह के दूसरे जो देश थे, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट सपोर्ट किया, कहा कि हमारा तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है,
हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं हम लोग, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पे बल दिया गया, प्रॉफिट मेकिंग पे बल दिया गया, और ये कहा गया कि हमारे इस इकोनॉमिक पॉलिसी को, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले को, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो अविकसित देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको भी उस व्यू पॉइंट को अपनाना चाहिए। हमारे व्यू पॉइंट को, यानी वेस्टर्न व्यू पॉइंट को अगर आप अपनाएंगे तो आप भी हमारी तरह विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इस डोमिनेंट पैराडाइम या इस मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तो जोर दिया ही गया, इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड की जो सोसाइटीज़ हैं वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ मानी जाती हैं, उनको, वहाँ के लोगों को अपना ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट छोड़ना चाहिए, अपना पारंपरिक जो उनकी विचारधारा है, पारंपरिक वैल्यू सिस्टम है, उसको बदलना चाहिए और उनको धीरे धीरे विकास की ओर के पथ पे चल के अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाके ट्रेडिशनल इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। और इसके साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक एक्सपेरिमेंटेशन ग्राउंड की तरह जो है ट्रीट किया गया था वेस्टर्न इकोनॉमीज़ द्वारा। वेस्टर्न थिंकर्स का ये मानना था कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, यानी गरीबी से अमीरी की ओर जाने का अगर जो सफ़र है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ को, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को मदद करनी होगी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन फार्मूला उनको समझा के, साइंस और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की ट्रांसफ़र वहाँ करके, और अपने मीडिया सिस्टम का प्रचार प्रसार ऐसे गरीब देशों में करके, तो हर तरह से मदद करनी पड़ेगी इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली, ताकि ये गरीब देश भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते में चल के अमीर देशों की तरह ही अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो मीडिया का, किस तरह की मीडिया की भूमिका इस मॉडल में बताई गई थी। जो वेस्टर्न थिंकर्स थे या जो मॉडर्नाइजेशन थिंकर्स थे, उन्होंने मास मीडिया को या कम्युनिकेशन के रोल को एक वन साइडेड या टॉप डाउन लीनियर अप्रोच के साथ पेश किया था कि मीडिया का जो काम है वो देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ाने में, साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ाने में, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक व्यू पॉइंट लोगों का बनाने में, इसमें मास मीडिया को अपनी जो जानकारी है वो उसका प्रचार प्रसार लोगों में इस तरह से करना होगा कि लोग अपने ट्रेडिशनल एटीट्यूड, वैल्यू सिस्टम और व्यू पॉइंट को छोड़ के मॉडर्नाइजेशन की ओर मॉडर्नाइज बन सके, नवीनीकरण की ओर बढ़ सके। इसीलिए देश के लोगों के एटीट्यूड को बदलना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की ओर बढ़ाने में मास मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। तो मास मीडिया को एक बहुत पावरफुल भूमिका में दिखाया गया था कि वो मैजिक मल्टीप्लायर की तरह है कि अपने संदेश के ज़रिए, अपने इन्फॉर्मेशन का प्रचार प्रसार करके वो पूरे देश को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के देश के लोगों को वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी से वेस्टर्न इकोनॉमी या मॉडर्न इकोनॉमी बनने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। उसका इतना पोटेंशियल रोल इसमें दिखाया गया था इस व्यू पॉइंट में। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है वो 1945 से अर्ली 1960s यानी 65 तक अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट 2 दशक तक जितनी भी डेवलपमेंट प्लान्स वगैरह खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बनाए गए वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वेस्टर्न व्यू पॉइंट से। मॉडर्नाइजेशन या हम कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा दिए वेस्टर्न व्यू पॉइंट से को सपोर्ट करते हुए वो बनाए गए थे, बहुत इन्फ्लुएंस दिखे थे जो 5 ईयर प्लान बनते थे। आपको याद होगा कि जब हमने कम्युनिकेशन थ्योरीज़ या मॉडल्स किए थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न थिंकर्स ने, जिन्होंने ये वन साइडेड कम्युनिकेशन मॉडल दिए थे, सेंडर सेंड्स अ मैसेज थ्रू सम चैनल टू द रिसीवर एंड इन्फ्लुएंसेस द रिसीवर, यानी सेंडर को और मास मीडिया को बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल में उसमें भी दिखाया गया था। कम्प्लीटली वन साइडेड लीनियर अप्रोच के साथ वो मॉडल्स बने थे। ये वही दौर था जब ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी गई थी। इसी के तहत
जो मीडिया है उसका बहुत वन साइडेड रोल दिखाया गया था कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच होगी वेस्टर्न सोसाइटी बनाने की ओर, मीडिया को भी उसमें अपनी पॉजिटिव भूमिका निभानी होगी। तो ये था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो 45 से 65 के बीच में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल इसने वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्ले किया था डेवलपमेंट को लेके। डेवलपमेंट से जुड़े सारे जो पहलू थे वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के आसपास 2 दशक तक घूमते रहे। लेकिन 60s तक आते आते 1960s तक आते आते बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था सारे क्वार्टर्स से, खासकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के द्वारा और एशियन कंट्रीज़ के द्वारा बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया मॉडर्न थ्योरी को, जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव, एक नया व्यू पॉइंट निकल के आया, नई थ्योरी निकल के आई विकास की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।